हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, कल हमने स्पोरोजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में पढ़ा था, और उसमें मेल गैमेटोफाइट को पढ़ा था। गैमेटोफाइट में हमने सिर्फ मेल वाले को पढ़ा था, फीमेल वाला अभी बाकी है, ठीक है ना। तो वहाँ तक हो गया था, तो उसको हम आज फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद फिर हम आगे आज पोलन एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कल वाला रिवीजन कर लें थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था किसी भी, मान लीजिए कोई एक परागकोश हो, परागकोश के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू से किस प्रकार से एक पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है, ठीक। पोलन ग्रेन का निर्माण हमने कर लिया था। पोलन ग्रेन से फिर हमने नर युग्मक का भी निर्माण कर दिया था। नर युग्मक के निर्माण के बाद की प्रोसेस के बारे में अब पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में थोड़ी सी अलग से दिया गया है पोलन एलर्जी के बारे में, कि पोलन से किस प्रकार से एलर्जी होती है, या फिर पोलन का उपयोग और कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे थे कि कल हमने मान लीजिए यहाँ तक पढ़ा था पीएमसी के बारे में, ठीक ना, पोलन मदर सेल के बारे में। पोलन मदर सेल पूर्ण रूप से परिपक्व होकर मियोसिस की क्रिया करके, ठीक है ना, पोलन मदर सेल क्या करके मियोसिस, मियोसिस का मतलब क्या, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करके ये माइक्रोस्पोर का निर्माण करता था, जिसे हम टेट्राड कहते थे, ठीक ना, जिसे हम चतुष्फली भी कहते हैं हिंदी में, ठीक ना। तो टेट्राड कहते थे। ये टेट्राड तक का निर्माण हमने करवाया था, ठीक ना, जिसकी प्लॉइडी लेवल n थी, सबकी प्लॉइडी लेवल क्या थी, n ही थी। इसकी प्लॉइडी लेवल 2n थी, ठीक ना, और बाकी सभी की प्लॉइडी लेवल क्या थी, n थी। ये क्या करके, ये समसूत्री विभाजन की क्रिया करके, गैमेटोफाइट की क्रिया करके, ठीक है ना, ये युग्मक का निर्माण कर रहा था। युग्मक का निर्माण करने का मतलब क्या, कि इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो बड़ी वाली कोशिका थी, जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, ठीक है ना, कायिक कोशिका, और इसके अंदर छोटी सी कोशिका थी जिसे हम जननिक कोशिका कहते हैं, जननिक कोशिका, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो हो गया था, ठीक। इसके अंदर वाली लेयर को हम इंटाइन कहते हैं, अंदर वाली लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। इसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से लेयर पाई जाती है, जिसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है ना। ये क्या है, एक्जाइन है। इंटाइन और एक्जाइन की विशेषता भी कल हमने बताया था। इंटाइन किससे बनी होती है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। एक्जाइन किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से, ठीक है ना। इसकी विशेषताओं के बारे में बात हो गई थी। यहाँ पे जहाँ पे एक्जाइन अनुपस्थित होती है, उस वाले स्थान को हम जर्मपोर कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं, ठीक। ये हमने कल वाला रिवीजन किया, और एकदम छोटे से टाइम में, ठीक है ना, कम से कम टाइम लेके रिवीजन हमने कर लिया। कहां से कहां तक, पीएमसी से लेकर, ठीक है ना, हमने क्या बनाया, पोलन ग्रेन बनाया। एक चीज नोट ये रखना है कि पोलन ग्रेन को कभी भी हम युग्मक नहीं कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पोलन ग्रेन अभी युग्मक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पोलन ग्रेन युग्मक नहीं है अभी, इसमें, ठीक ना, गैमेटोफाइट की प्रोसेस होना बाकी है। जब गैमेटोफाइट की प्रोसेस ये करता है, तो ये जो जननिक कोशिका होती है वो दो भागों में डिवाइड होगी। हमने आप लोगों को बताया था कल, ये जो कायिक कोशिका है, ठीक है ना, कायिक कोशिका जो है, कायिक कोशिका ये डिवाइड नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, कायिक कोशिका डिवाइड नहीं होती है, ठीक है ना। जननिक कोशिका दो भागों में डिवाइड होगी, और डिवाइड कब होती है, इसके प्रोसेस को हमने क्या कहा था, कि जब इसमें पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, पराग नलिका का, ध्यान दीजिएगा, जब इसमें पराग नलिका का निर्माण होगा। पराग नलिका की खोज किसने की थी, कल वाले वीडियो में बताया हमने, देख लीजिए, ठीक ना। ये पराग नलिका, इसमें अगर पराग नलिका का निर्माण हो गया, तो ये कायिक केंद्रक सबसे आगे आगे चलेगा। इसको प्रोसेस को हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। इसमें जननिक कोशिका जो होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, इसमें इंटर करने से पहले।
तो जननी कोशिका जो दो भागों में डिवाइड होती है, तो इसे फर्स्ट मेल गैमीट, इसे सेकेंड मेल गैमीट, तो दोनों को फर्स्ट और सेकेंड मेल गैमीट कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? फर्स्ट और सेकेंड मेल गैमीट कहते हैं। तो यहां तक का तो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने पढ़ लिया। बातें समझ में आ रही है? ये एग्जाइन लेयर है, एग्जाइन लेयर को जैसे बनाया उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे। एनसीईआरटी में भी कुछ इसी प्रकार से दिया है, हमने एकदम शार्ट में बताया। कल वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी, आज में एकदम शार्ट में बताया है, ठीक है ना। अगर जिसको समझ में ना आ रहा हो भैया कल वाला वीडियो देख ले, इसके पहले वाला वीडियो, ठीक है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है, किस प्रकार से हानिकारक है, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये अब पोलन ग्रेन है। हमने एक भी चीज और बताई थी नोट के रूप में। नोट क्या रखना था आपको? नोट ये रखना था कि यदि पोलन ग्रेन दो कोश की अवस्था है तो ये 60% पादपों से रिलीज होगा। यदि ये 3 कोश की अवस्था है तो 40% पादपों से रिलीज होगा। देखिए भैया ये 3 कोश की अवस्था हो गई, ये देखिए 2 और एक ये यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा एक ही कोशिका है। ये काई कोशिका का साइटोप्लाज्म यहां तक है, तो ये यहां से यहां तक पूरा का पूरा एक ही कोशिका मानी जाती है। और ये 2 कोशिका होगी, एक कोशिका एक गैमीट, दूसरी कोशिका 2 गैमीट। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? समसूत्री विभाजन की क्रिया कर रहा है, 2 भागों में अपने आप को डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 कोशिका बन जाती है। बातें समझ में आई? तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे, 60% पादपों और 40% पादपों के बारे में जो अभी हमने बताया। अब ये किस प्रकार से लाभ और हानि इनको पहुंचाता है उसके बारे में सुन लीजिए। हमने कुछ चीजों के बारे में, जैसे हम बताएं आपको कि एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, गाजर घास, ठीक है ना, गाजर घास, जिसको हम, ठीक, या फिर एक नाम और आप लोगों ने सुना होगा रूरल एरिया में, जैसे हम गांव की एरिया में बात करें तो वहां पे, ठीक, बथुआ। इनके 2 ऐसे परागकण हैं जो अस्थमा का कारण बन जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 ऐसे परागकण हैं इन पौधों के, ठीक ना, जो अस्थमा का कारण बनते हैं। मतलब क्या? इनकी वजह से हमको अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है और ब्रोंकाइटिस में, ठीक ना, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। जब उसमें स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग किस में आती है? जब हम मान लीजिए यदि खुले वातावरण में श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, यदि क्या, वो तो सभी के सभी करते हैं खुले वातावरण में श्वसन की क्रिया। जब हम वातावरण में श्वसन की क्रिया कर रहे हैं तो उस दौरान, ठीक, उस दौरान क्या होता है कि यहाँ पे अब मान लीजिए कि बथुआ हो, या फिर हमने गाजर घास के बारे में बात की, ठीक है ना, बथुआ या गाजर घास के बारे में, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे मान लीजिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि गाजर घास या बथुआ के बारे में, तो उसमें होता क्या है कि जब उनके परागकोश से परागकण रिलीज होते हैं, ठीक, रिलीज होते हैं, उस दौरान यदि हम श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो उनके परागकण क्या करते हैं, वो नासा छिद्र से होते हुए, ठीक है ना, हमारे ब्रोंकाइटिस तक पहुंच जाते हैं। जब ब्रोंकाइटिस तक पहुंचते हैं तो उसमें क्या होता है, श्लेष्म में पाया जाता है। श्लेष्म में जो पाया जाता है तो उनकी वजह से, ठीक है ना, वहां श्लेष्म में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में हमको दिक्कत होती है। जब हम सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। मतलब क्या कि हम चिनोपोडियम, ठीक है ना, चिनोपोडियम, ठीक है ना, जैसे हमने क्या बात की, चिनोपोडियम या गाजर घास से हम या बथुआ के बारे में कह रहे हैं, ठीक ना, गाजर घास, गाजर घास, बथुआ, ध्यान रखिएगा, बथुआ, ठीक है ना, इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो इनके जो परागकण होते हैं, ठीक है ना, इनके जो परागकण होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रोंकाइटिस तक, ब्रोंकाइटिस में पहुंचकर, ठीक है ना, ब्रोंकाइटिस में पहुंचकर क्या करते हैं, ये अस्थमा, ध्यान रखिएगा, अस्थमा नामक बीमारी उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में हमको
दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है ना, ये दो हो गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है ना, कौन कौन सा, एक आपको चिनोपोडियम, एक पार्थेनियम। ठीक है ना, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक, दोनों की वजह से क्या होता है, अस्थमा नामक बीमारी होती है। अब ये पोलन एलर्जी क्या होता है, पोलन एलर्जी का मतलब है ये कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान यदि परागकण हमारे नासा छिद्र पे गए तो वहां पे क्या होगा, वहां से पानी आने लग जाए, या फिर मान लीजिए पानी के आने के साथ साथ में, ठीक ना, यहाँ उस भाग का लाल हो जाना या श्लेष्म का फूल जाना, ये सारी चीजें एलर्जी के लक्षण है, ये जिनकी वजह से ये होता है, एलर्जी होती इन्हीं की वजह से। ठीक ना, ये एलर्जी के लक्षण है। अब इसमें जब श्लेष्म फूल जाएगा तो स्वाभाविक है सांस लेने में दिक्कत तो होना ही होना है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि श्लेष्म के फूल जाने की वजह से, ठीक है ना, वहां से वायु, जो वायु मार्ग है, वायु का जो मार्ग है वो बाधित हो जाता है। जब वायु का मार्ग बाधित हो जाता है तो वायु जो होगी वो बराबर पास नहीं करेगी, जब बराबर पास नहीं करेगी तो अस्थमा नामक बीमारी तो हो नहीं होना है। बात समझ आई। फिर उसके बाद एक ये हो गया हमारा, ये मान लीजिए ह्यूमन के लिए क्या है, एक हानि है, ये ह्यूमन के लिए पोलन ग्रेन हानि, एक प्रकार से हानि पहुंचा रहा है ह्यूमन को। ठीक है ना। अब दूसरी बात, हम अगर इसके बारे में, लाभ के बारे में बात करें कि बथुआ की या फिर मान लीजिए किसी भी पौधे के परागकण से हमको लाभ भी क्या हो सकता है, हानि तो हमने पढ़ लिया, हाँ इनसे हानि होती है, क्या इनसे लाभ भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो ऐसे पौधे जिनमें पॉलिनेशन की क्रिया, ठीक ना, वायु के द्वारा होती हो, इसको नोट रखिएगा, नोट के रूप में इसको रखिएगा। ठीक है ना, क्या कि ऐसे पौधे, ठीक है ना, ऐसे पौधे जिनमें पॉलिनेशन मतलब परागण, पॉलिनेशन परागण की क्रिया वायु द्वारा, ठीक है ना, वायु द्वारा होती है। ठीक, जिनमें परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है, ठीक, जिन पादपों में, ठीक ना, उनके परागकण है, ठीक ना, उनके परागकण, ठीक ना, एलर्जी के कारण हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, एलर्जी के कारक हो सकते हैं, एलर्जी के कारक, ठीक ना, हो सकते हैं, हो सकते हैं। अरे इसका मुख्य कारण ये भैया कि जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होगी वो तो फ्लावर पूर्ण रूप से बंद होता है, जब फ्लावर पूर्ण रूप से बंद होगा तो उसके परागकण बाहर कहाँ से आएंगे, जब उसके परागकण बाहर ही नहीं आएंगे तो एलर्जी कैसे उत्पन्न करेंगे, सीधी सीधी बात। हाँ, इनके परागकण जिनमें पॉलिनेशन क्रिया वायु के द्वारा हो रही है या पक्षियों या कीटों के द्वारा हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वायु के द्वारा होती है। यहाँ पे एक चीज और है, ये वायु के साथ साथ में कीट या जंतु परागण जो भी कुछ है, ठीक है ना, उनके द्वारा भी कीट परागण, ठीक है ना, या फिर जंतु परागण, ठीक है ना, ये भी आ सकते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या कहा कि ऐसे पौधे जिनमें परागण क्रिया वायु, कीट परागण या फिर जंतु परागण के द्वारा होती है तो उनको, ठीक है, वे एलर्जी के कारक होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वे परागकण वायु में तैरते रहते हैं, जब वे परागकण यदि वायु में तैर रहे हैं, ठीक है ना, तो वायु से ही हम श्वसन क्रिया करते हैं, हम श्वसन क्रिया के दौरान वायु को ही ग्रहण करते हैं और उस वायु के साथ साथ में परागकण भी अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी के वो कारक हो सकते हैं। बातें समझ में। अब ये हो गया हमारा, ये हानि हो गई। लाभ क्या होता है इससे, ध्यान रखिएगा, इससे लाभ भी हो सकते हैं। लाभ क्या होंगे, लाभ ये होंगे कि पोलन ग्रेन से, ठीक ना, परागकण से, परागकण से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन,
प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, लिपिड, ठीक है ना, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड आदि पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ भी, खनिज, ठीक है ना, खनिज आदि पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा लाभ क्या होगा, इससे परागकण में हमको, परागकण से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। परागकण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें क्या होता है, कैसे प्राप्त होती है, जब हम पराग, मान लीजिए किसी भी परागकण को खाते हैं, ठीक ना, पोलन ग्रेन को यदि हम खा रहे हैं तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, लिपिड पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए लाभदायक भी होता है। अच्छा, इनका उपयोग कौन कौन करते हैं, इनका उपयोग एथलीट करते हैं। इनका उपयोग कौन कौन करते हैं भैया, एथलीट करते हैं, घोड़े करते हैं, हॉर्स करते हैं, ठीक है ना। कौन करता है, और परागकण को खाते कौन है, ठीक है ना। एनर्जी के लिए यूज कौन करते हैं, तो आपको याद रखिएगा एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। कौन यूज करेगा, एथलीट, कौन, एथलीट, और कौन यूज करेगा, ठीक ना, हॉर्स यूज करते हैं, घोड़े यूज करते हैं। घोड़ों को परागकण खिलाया जाता है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में उनको एनर्जी प्राप्त हो सके। तो हमने परागकण का पहला लाभ पढ़ लिया, सॉरी पहली हानि पढ़ ली, दूसरा क्या पढ़ा हमने, लाभ पढ़ लिया। हानि हमको क्या है, एलर्जी, कौन कर रहा है, गाजर घास बथुआ, पार्थेनियम चिरोपोडियम, ठीक है ना। और लाभ क्या हो रहा है, लाभ इससे हो रहा है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, लिपिड, खनिज पाए जाते हैं, यदि इनका उपयोग कर रहे हैं तो हमको अधिक मात्रा में एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। और एक चीज और है, कैसे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी में एक तो फिगर दिया गया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे फिगर दिया गया है, ठीक है ना। बी पोलन लिखा हुआ गया है, ठीक है ना, पोलन प्रोडक्ट लिखा गया है, ठीक। एनसीईआरटी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। ये देखिए बी पोलन लिखा गया है, मतलब ये हुआ कि जो है पोलन ग्रेन के आजकल टैबलेट और सिरप भी मिलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, इनका उपयोग हम किनके किसके रूप में करेंगे, ठीक है ना, सिरप के रूप में और किसके रूप में, टैबलेट के रूप में, ठीक ना, टैबलेट और किसके रूप में, सिरप के रूप में, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि पोलन ग्रेन का उपयोग किस रूप में किया जाता है, टैबलेट और सिरप के रूप में, लेकिन आजकल एडवांस मार्केट में एडवांस चीजें मिलती भी हैं, जैसे हम क्रीम या ऑयल की बात कर लें, ठीक है ना। तो क्रीम, आजकल पोलन ग्रेन का क्रीम भी उपलब्ध हो चुका है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं परागकण, ठीक है ना, बैंक किसे कहते हैं। आज ये टॉपिक खत्म कर देते हैं, यहां तक देख लीजिए आप लोग एक बार, फिर हम तुरंत स्टार्ट करें। परागकण बैंक किसे कहते हैं, परागकण क्या होता है, कैसे स्टोर किया जाता है, ये तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, लेकिन स्टोर कहाँ किया जाता है ये नहीं पढ़ा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पराग बैंक, ठीक है ना, बैंक हो गया, बैंक। पराग बैंक क्या होता है उसके बारे में, ठीक। पराग बैंक तो उसे कहते हैं, ठीक, जहां पे पराग कणों को रखा जाता है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट के लिए या ज्यादा टाइम के लिए रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, अब उसका कारण समझिएगा, ठीक है ना। इसी के पहले जस्ट एक टॉपिक दी गई है ना, ठीक है ना, परागकण का जीवन काल, परागकण का जीवन काल, ये कहां से कहां तक है, आप जानते होंगे कि परागकण का जीवन काल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर अच्छा इसको छोड़ते हैं, फिर पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, कोई परागकण तभी तक जीवित माना जाता है जब तक वो पोलन ट्यूब का निर्माण करने में सक्षम है। कोई परागकण तभी तक जीवित माना जाता है जब तक वह पोलन ट्यूब का निर्माण
करने में, पोलन ट्यूब का निर्माण करने में सक्षम है। मतलब क्या, कोई परागकण तभी जीवित माना जाता है जब, ठीक है ना, वह पोलन ट्यूब का निर्माण कर सकता है। यदि वो पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं कर सकता तो वो फिर समझ लीजिए उस परागकण का जीवन काल समाप्त हो चुका है। इसको ध्यान रखिएगा। यदि कोई परागकण पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं कर सकता, ठीक है ना, परागनलिका का निर्माण नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस परागकण का जीवन काल समाप्त हो चुका है। तो इसलिए हम इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, किसी भी परागकण का जीवन काल कितना होता है। जैसे हम बात कर लें गेहूं की, ठीक है ना, गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं का जो परागकण होता है वो कितने टाइम तक, वो 25 से 30 मिनट, ठीक है ना, 25 से 30 मिनट तक जीवित रह, मतलब इसकी लाइफ स्पैन कितनी है परागकण की, 25 से 30 मिनट। वो ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 ही मिनट तक जीवित रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। दूसरा क्या, हाँ इसी के साथ साथ में धान भी, धान का भी इतना ही है भैया, 25 से 30 मिनट। धान और गेहूं दोनों का बिल्कुल सेम, जिसको हम क्या व्हीट एंड पैडी कहते हैं, ठीक है ना, व्हीट एंड पैडी। पैडी का मतलब धान, जिसे आप लोग राइस कहते हैं, चावल कहते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में धान नहीं दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, पैडी, ठीक है ना, इंग्लिश दिया है, ठीक। अब इसके बारे में और एक चीज और है कि कुछ ऐसे भी परागकण होते हैं जिनका जीवन काल 25 से 30 मिनट से ज्यादा होता है। कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं, टमाटर, ठीक है ना, बैगन, ठीक, आलू, ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। टमाटर, बैगन, आलू, इनके परागकण कई महीनों तक जीवित रहते हैं, कई महीनों तक जीवित रहते हैं। बातें समझ में आ रही है, जीवित रहते हैं। इनके परागकण, टमाटर, बैगन, आलू, इनके सभी, ठीक ना, इस कुल के जितने भी पादप होंगे, ठीक है ना, सभी के बारे में बात कर रहा हूं। इस कुल के जितने भी पादप होंगे मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूं कि उनके परागकण जो होंगे वो कई महीनों तक जीवित रहेंगे, ठीक। और इन कुल के पादप जो हैं उनके परागकण कम से कम महीनों तक जीवित रहेंगे, कम से कम का आपको महीने नहीं रहेंगे। देख लीजिए 30 दिन के अंदर अंदर ये डिजनरेट हो जाते हैं। मतलब क्या, 25 मिनट के अंदर अंदर अगर ये किसी कुछ पे पहुंचे, किसी वर्तिकाग्र पे पहुंचे तो वहां पे ये पोलन ट्यूब का निर्माण करके, ठीक, पोलन ट्यूब का निर्माण करने के बाद ये निषेचन क्रिया में भाग लेंगे। अगर कहीं उससे ज्यादा हो गया तो ये बेचारे हवा में ही डिजनरेट हो जाते हैं। कहाँ, हवा में ही। बात समझाई। फिर उसके बाद अब हम क्या पढ़ रहे थे, पराग बैंक। पराग बैंक किसे कहते हैं, पराग बैंक उसे कहते हैं, मान लीजिए कोई गेहूं हो, ठीक है ना, या कोई पैडी हो, जैसे हमने व्हीट एंड पैडी के बारे में बात की, गेहूं और धान के बारे में बात की। अगर इनके बारे में बात करें, इनका परागकण कितना टाइम तक जीवित रहता है, मान लीजिए अधिकतम 30 मिनट तक, ठीक है ना, 25 से 30 कहा जाता है, अधिकतम से अधिकतम मान लीजिए 30 मिनट तक जीवित रहता है, ठीक है ना। अब अगर ये 30 ही मिनट तक जीवित रहता है तो इसके परागकण को हमको रखना स्टोर करके, ठीक, या कृत्रिम परागण की क्रिया करवाना है, हम स्वयं कुछ करवाना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, फिर इस परागकण को जीवित बना के रखना होगा। अगर इसको जीवित बना के रखना है तो कहाँ पे रखें, कैसे रखें, तो उसके लिए क्या होता है, पराग बैंक होता है। पराग बैंक में क्या होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन को, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना, इसमें नाइट्रोजन क्या हो जाता है, तरल हो जाता है। नाइट्रोजन क्या हो जाता है, तरल हो जाता है, ये लिक्विड अवस्था में हो जाता है। अगर ये लिक्विड अवस्था में हो गया तो इसमें हम किसी भी परागकण को कितने भी टाइम तक रख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पराग बैंक कहते हैं। जहां भी परागकणों को स्टोरेज के रूप में रखा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, पराग बैंक कहेंगे। अब भैया पराग बैंक के बारे में सारी चीजें, परागकण के बारे में सारी चीजें हो गई। हमने क्या पढ़ा शुरू से, ध्यान दीजिए। परागकोश की संरचना पढ़ा, परागकोश की संरचना के बाद हमने क्या पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद क्या पढ़ा हमने, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू पढ़ा। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू क्या कर रहा था, ठीक है, वो मैच्योर होके क्या बनाया, एमएमसी बनाया,
ठीक। एमएमसी के बाद क्या बनाया उसने, वो परिपक्व हुआ थोड़ा, जहाँ पोलन ग्रेन बना। अब पोलन ग्रेन बनने के बाद क्या बना, पोलन ग्रेन बन चुका, उसके बाद अब नर युग्मक बना। नर युग्मक भी हमने पढ़ लिया। ये कुछ टॉपिक छूटी थे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी में क्या दिया गया था, हमने अभी जस्ट कहा पोलन एलर्जी के बारे में दिया, पोलन एलर्जी भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने परागकण से वो पोलन एलर्जी हानि हो गई, परागकण से लाभ, मतलब परागकण का यूज हम पोषण के रूप में भी कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के रूप में भी करते हैं। कौन करता है, एथलीट करते हैं। क्यों करते हैं, वो चीजें भी हमने जस्ट लिखी यहाँ पे, ठीक। ये रहा, अब इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक। उसके बाद फिर हमने क्या कहा कि परागकण का जीवन काल कितना होता है, वो भी हो गया। पराग बैंक किसे कहते हैं, जहाँ पे परागकण को स्टोर करके रखा जाता है, उसे हम पराग बैंक कहते हैं। ये आपकी परागकण से सारी चीजें, ठीक ना, जितनी संबंधित चीजें थी सारी की सारी खत्म होती हैं यहाँ पे। धन्यवाद।